अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर का हमारा नाम है प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो क्रोनी। प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो क्रोनी का ब्रीफ मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था, और इस वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रो बिजनेस पॉलिसीज फॉलो करने से क्या होता है एंड प्रो क्रोनी पॉलिसी फॉलो करने से क्या होता है। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में पहले हेडिंग दे दीजिए प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो क्रोनी। यू मस्ट बी अवेयर कि इंडियन गवर्नमेंट का इंटेंशन है इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। ठीक है, वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, 5 ट्रिलियन का मतलब है $5 ट्रिलियन जीडीपी। ठीक है, हम हमारी जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक लेकर जाना चाहते हैं, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, नॉट रियल जीडीपी। ठीक है, सो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो हमारा सपना है गवर्नमेंट का एंड प्राइम मिनिस्टर का, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू जीडीपी। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में यह भी आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनानी है तो हमें प्रो बिजनेस पॉलिसीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा रादर देन प्रो क्रोनी पॉलिसीज। ठीक है, मैं फिर से आपको प्रो बिजनेस और प्रो क्रोनी की हिंट देता हूं। प्रो बिजनेस पॉलिसीज का मतलब होता है जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करते हैं टू न्यू प्लेयर्स इन द बिजनेस और इन द सेक्टर एज वेल एज द इनकम्बेंट्स। इनकम्बेंट्स का मतलब होता है एग्जिस्टिंग प्लेयर। ठीक है, जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाती है जिससे एग्जिस्टिंग प्लेयर और न्यू प्लेयर को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, वी कॉल दैट काइंड ऑफ पॉलिसी, वी कॉल दैट काइंड ऑफ पॉलिसी एज अ प्रो बिजनेस पॉलिसी। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता है, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर करती हैं टू इनकम्बेंट्स और टू एग्जिस्टिंग प्लेयर एंड पॉलिसीज आर अगेंस्ट न्यू प्लेयर्स, ठीक है, न्यू एंट्रेंट्स को इजीली अलाउ नहीं करती है, तो उन पॉलिसीज को हम लोग कहते हैं प्रो क्रोनी पॉलिसीज। एग्जाम्पल के तौर पे एविएशन, सिविल एविएशन। अगर हम सिविल एविएशन को देखें तो आज जितनी भी एग्जिस्टिंग सिविल एविएशन के अंदर कंपनीज हैं, चाहे स्पाइस जेट हो, इंडिगो हो, एयर एशिया हो, अगर किसी को, किसी नए बिजनेस हाउस को अगर सिविल एविएशन में एयरलाइंस शुरू करनी है तो उसके लिए वो काम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज नॉट इजी। सेम मैनर में टेलीकम्युनिकेशन में, अगर आप टेलीकम्युनिकेशन में देखें तो जो भी वोडाफोन आइडिया एग्जिस्ट करता है, एयरटेल एग्जिस्ट करता है, रिलायंस जियो एग्जिस्ट करता है, अगर किसी नए बंदे को या नए बिजनेस हाउस को अगर टेलीकम्युनिकेशन में एंट्री लेनी हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एंटर, है ना। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आज भी प्रो क्रोनी पॉलिसीज कुछ कुछ सेक्टर्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आगे हम और बात करेंगे इसके बारे में। तो आपने अभी के लिए प्रो बिजनेस और प्रो क्रोनी की डेफिनेशन लिख ली होगी आई सपोज। अगर नहीं लिखी है तो लिखिए, आई विल रिपीट। प्रो बिजनेस का मतलब होता है, प्रो बिजनेस पॉलिसी मींस policies which provide level playing field, policies which provide level playing field to incumbents, to incumbents or existing player and new entrants, incumbents or existing player and new entrants। अब प्रो क्रोनी का लिखिए। it is when it is when government favors incumbents or existing players
against new players, against new players. ठीक है, तो प्रो बिजनेस और प्रो क्रोनी पॉलिसीज आपको क्लियर है क्या मतलब होता है इसका? अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस उसको फेवर करती है गवर्नमेंट तो प्रो क्रोनी पॉलिसी, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रही है सबके लिए, जो नया एंट्रेंट आना चाहे बिजनेस में वो आ सकता है, तो वो पॉलिसीज कही जाती है प्रो बिजनेस पॉलिसीज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सब हेडिंग आप दीजिए। प्रो बिजनेस, मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रो बिजनेस और प्रो क्रोनी। प्रो बिजनेस पॉलिसी का मतलब होता है व्हेन गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर, और नॉट फेवर, व्हेन गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड टू इनकम्बेंट्स और एग्जिस्टिंग प्लेयर एज वेल एज न्यू प्लेयर्स और न्यू एंट्रेंट्स। और प्रो कोनी का मतलब होता है व्हेन गवर्नमेंट फेवर्स existing players against new entrants, existing player against new entrants। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हाईलाइट किया है मैंने, प्रो बिजनेस, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एंड वेल्थ क्रिएशन। प्रो बिजनेस, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एंड वेल्थ क्रिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है? सी, यहां पे ये आर्ग्यू किया गया है कि अगर हम प्रो बिजनेस पॉलिसीज फॉलो करेंगे तो साथ में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होगा। नाउ व्हाट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन? डिस्ट्रक्शन का मतलब पता है आपको कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो धराशायी हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में नया क्रिएशन भी होगा। आपने अगर चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ा है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, चार्ल्स डार्विन की जो थियरी है और उनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, द थियरी ऑफ इवोल्यूशन, उसके अंदर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ही होता है। ठीक है, कि अगर हम नेचर को उसके हाल पे छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग, कुछ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन या कुछ स्पीशीज वो एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन साथ में नई स्पीशीज आएगी। सो दैट इज व्हाट वी कॉल क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है ना, जो वीक इंडिविजुअल होता है, जो वीक कंपनी होती है, वो मार्केट से निकल जाएगी और नई कंपनी उसकी जगह ले लेगी। दैट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। इट इज सिमिलर टू व्हाट चार्ल्स डार्विन हैज प्रपोज्ड इन थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब मैं फिर से बताता हूं। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि अगर प्रो बिजनेस पॉलिसीज फॉलो की जाए जिसमें जो नए प्लेयर्स हैं और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, अगर उनको हम लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें तो ऐसा हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनकी कंपनियां बंद हो जाए इफ दे आर वीक। ठीक है, और नई कंपनीज उसकी जगह ले लें। तो ये हेल्दी प्रैक्टिस है, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। सो दैट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। सम डिस्ट्रक्शन विल टेक प्लेस, बट उसके साथ साथ नया क्रिएशन भी होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या होता है। अपने नोट्स में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की डेफिनेशन लिखिए। creative destruction occurs when creative destruction occurs when old structure or enterprises, old structures or enterprises are destroyed
and new enterprises or structures take its place. क्या लिखा हमने? It occurs when old enterprises or structures gets destroyed and new enterprises or structures take its place. पुराना स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है और नया स्ट्रक्चर उसका प्लेस ले लेता है. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिर से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का ही. टेलीकम्युनिकेशन के अंदर रिलायंस जियो जो है वो नया एंट्रेंट है. एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, दे आर द ओल्ड प्लेयर्स. ठीक है. अब कुछ जगह पे ये बातें चल रही है कि भाई वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ है रिलायंस जियो से compete करने के लिए, लेकिन वोडाफोन आइडिया फिर भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, और आने वाले टाइम में वोडाफोन और आइडिया अपनी दुकान बंद कर सकते हैं. सो दिस इज डिस्ट्रक्शन. बट उसकी जगह रिलायंस जियो ले रहा है तो क्रिएशन भी हो रहा है. ठीक है ना. तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है. डिस्ट्रक्शन भी हुआ लेकिन साथ साथ में नया प्लेयर मार्केट में उसकी जगह लेने के लिए आ गया. सो इट इज कंप्लीटली हेल्दी, है ना. अब ये प्रो बिजनेस पॉलिसीज, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एंड वेल्थ क्रिएशन, इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है वो है अबाउट द सेंसेक्स. सेंसेक्स हम देख एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं वो क्या है. ठीक है. सी, हमारे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस एग्जिस्ट करती हैं. दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. स्टॉक एक्सचेंजेस वो जगह होती है या वो नेटवर्क होता है जहां पे एग्जिस्टिंग शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. तो हजारों कंपनीज के शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं डेली. उसमें से उन हजारों कंपनी में से जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनको जगह मिलती है सेंसेक्स में. टॉप 30 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनको जगह मिलती है सेंसेक्स के अंदर. ठीक है. तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि 1991 के बाद सेंसेक्स सिर्फ बढ़ा नहीं है, वो बढ़ा है एट एन एक्सेलरेटिंग पेस. ये लाइन मैंने आपको पहले चैप्टर में लिखवाई थी. ठीक है. अगर जिन लोगों ने नहीं लिखी है वो लोग यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं पॉइंट बना के कि आफ्टर द रिफॉर्म्स ऑफ 1991, आफ्टर द रिफॉर्म्स ऑफ 1991, Sensex has not only grown, Sensex has not only grown, but has grown at an accelerating pace. Not only grown, but has grown at an accelerating pace. ठीक है. ये लास्ट टाइम लिखा था हमने, फिर से जिन लोगों ने नहीं लिखा वो लोग अभी लिख सकते हैं. एक्सेलरेटिंग पेस का मतलब क्या है मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था. एक्सेलरेटिंग पेस का मतलब ये होता है कि साल दर साल अगर हम देखें तो सेंसेक्स बढ़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं है. ठीक है. अगर आप 1991 का सेंसेक्स देखें तो उसका वैल्यू बहुत कम था, अभी का वैल्यू बहुत ज्यादा है. लेकिन जिस रेट से बढ़ा है वो रेट भी साल दर साल बढ़ती जा रही है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1991 के अंदर सेंसेक्स वाज 5000, ठीक है, सेंसेक्स की वैल्यू, तो नेक्स्ट 5000 ऐड होने में मतलब सेंसेक्स 10,000 तक कब पहुंचा? अराउंड 2000 के आसपास. ठीक है. फिर एक्स्ट्रा 5000 उसमें ऐड कब हुए? 2005 तक ऐड हो गए. तो मतलब 1991 से 10 साल लगे 5000 ऐड होने में, उसके बाद सिर्फ 3-5 साल लगे नए 5000 ऐड होने में, उसके बाद सिर्फ 3 साल लगे नए 5000 ऐड होने में. तो अगर आप कॉन्जिक्यूटिव 5000 का जो इंक्रीज है सेंसेक्स का अगर आप वो देखें तो यूल रियलाइज कि एक्स्ट्रा 5000 ऐड होने में जो टाइम लगता है वो टाइम कम होता जाता है.
ठीक है, ये आपको इस ग्राफ से समझ में आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है बट फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या लिखा है, सेंसेक्स इंक्रीमेंटल मंथ्स टेकन टू क्रॉस ईच 5000 पॉइंट माइलस्टोन। सी 5000 से 10,000 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 1999 में 5000 हो गया था, 2006 में 10,000 हुआ, मतलब कितने साल लगे? अंदाजन 6-7 साल। ठीक है, फिर 2007 में 15,000 हो गया, मतलब नेक्स्ट 5,000 ऐड होने में कितना टाइम लगा? सिर्फ 1 साल। फिर दिसंबर 2007 में 20,000 हो गया, तो नेक्स्ट 5,000 ऐड होने में कितना टाइम लगा? सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने। समझ रहे हैं? बाद में 25,000 होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, उसके पीछे मेन रीजन है वो स्लो डाउन आया था, वो रीजन है। ठीक है, 2008 के बाद और 2012 तक जो रिसेशन इंडिया में और वर्ल्ड इकोनॉमी में रहा था, उसकी वजह से 20,000 से 25,000 तक का जो जर्नी है, उसके लिए सेंसेक्स को अंदाजन 80 महीने लग गए क्रॉस करने में। 80 महीने का मतलब क्या होता है? अंदाजन 5-6 साल। ठीक है, जून 14 तक आते आते 25,000 वो हुआ। लेकिन बाद में 30,000 सिर्फ 3 साल में हो गया, फिर 35,000 1 साल में हो गया, 40,000 1 साल में हो गया। तो अगर आप यहां से यहां तक की जर्नी देखें तो यू विल रियलाइज कि जो कॉन्जिक्यूटिव 5,000 ऐड होते जा रहे हैं सेंसेक्स में, वो टाइम पीरियड जो लगता है ना, वो साल दर साल कम होता जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो ये स्टेटमेंट लिखा आपने, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये स्टेटमेंट एज इट इज आ सकता है। कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला स्टेटमेंट जो हमने लिखा, आफ्टर द मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ 1991 सेंसेक्स हैज नॉट ओनली ग्रोन बट हैज ग्रोन एट एन एक्सेलरेटिंग पेस। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर एक आप एक सब हेडिंग दीजिए, सेंसेक्स एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्या हेडिंग देंगे आप? सेंसेक्स एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। सेंसेक्स एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब सेंसेक्स और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन में मैं आपके साथ क्या बात करना चाहता हूं। 1991 के बाद हमने पहले भी देखा और अभी भी हम लोग देख रहे हैं, 1991 के बाद और मेनली आफ्टर 2014, ठीक है, प्रो बिजनेस पॉलिसीज इंक्रीज हुई है इंडिया में और प्रो क्रोनी पॉलिसीज कम हुई है। ठीक है, ये बात हम सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, प्रो बिजनेस पॉलिसीज इंक्रीज हुई है, प्रो क्रोनी पॉलिसीज कम हुई। और उसकी वजह से क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ? उसकी वजह से क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऐसे होता है कि अगर हम सेंसेक्स का कॉम्पोजिशन देखें, कॉम्पोजिशन ऑफ सेंसेक्स, तो उसके अंदर आज से 20 साल पहले जो कंपनीज डोमिनेट करती थी, सेंसेक्स में कितनी कंपनीज होती हैं? 30 कंपनीज। ठीक है, 30 कंपनीज। 30 कंपनीज में से मेजॉरिटी कंपनीज कौन सी होती थी? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। इन दो कंपनीज का मेजर रोल होता था सेंसेक्स के कॉम्पोजिशन में। ठीक है, इन दो सेक्टर से कंपनीज होती थी। लेकिन अगर हम अभी का कॉम्पोजिशन देखें सेंसेक्स का, तो कॉम्पोजिशन ऑल टुगेदर चेंज हो गया है। अभी आईटी कंपनीज ज्यादा आ गई है, इंफोसिस आ गया, टीसीएस आ गया, ठीक है, टेक महिंद्रा आ गया। तो आईटी कंपनीज का रोल बढ़ा है डे बाय डे। ठीक है, ये है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। मैं जो बात कर रहा था ना, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस सेंसेक्स में से बाहर चली गई और नई एंटरप्राइजेस सेंसेक्स में आ गई। दैट इज व्हाट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट।
ठीक है, लिखिए उसके अंदर हमने हेडिंग क्या दिया, हमने हेडिंग दिया सेंसेक्स एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, सेंसेक्स एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। लिखो उसके अंदर एक पॉइंट, आफ्टर 1991, आफ्टर 1991 reforms, comma, the average duration, the average duration a firm spent on the index, average duration a firm spent on the index declined drastically, declined drastically. फुल स्टॉप, आगे लिखो बिफोर 91, बिफोर 91 a firm was expected, हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि फॉलो आफ्टर द 1991 रिफॉर्म्स द एवरेज ड्यूरेशन अ फर्म स्पेंट ऑन द इंडेक्स, इंडेक्स मतलब सेंसेक्स, डिक्लाइंड ड्रास्टिकली, फुल स्टॉप, आगे लिखो बिफोर 1991, बिफोर 1991 a firm spent 60 years on Sensex. Before 1991, a firm spent or was expected, yes, a firm was expected to spend. Before 1991, a firm was expected to spend, a firm was expected to spend 60 years on Sensex, which has drastically declined, which has drastically declined after 1991 to just 12 years, to just 12 years. तो इसका मतलब यह है कि 1991 से पहले अ फर्म वाज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड 60 इयर्स ऑन अ सेंसेक्स, ठीक है, मतलब अगर एक बार फर्म सेंसेक्स में एंट्री ले ली किसी ने तो 60 साल तक वो सेंसेक्स में रहेगी, ये एक्सपेक्टेशन या अनुमान था। 1991 के बाद जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ है उसके बाद हमें रियलाइज हो रहा है कि भाई अब फर्म सिर्फ 12 साल स्पेंड करेगी सेंसेक्स पे। सो दैट मींस के ये डिस्ट्रक्शन होता है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, एग्जिस्टिंग फर्म चली जाएगी सेंसेक्स में से और नई फर्म आएगी, एग्जिस्टिंग फर्म सेंसेक्स में से चली जाएगी और नई फर्म सेंसेक्स में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसके अंदर, वही जो हमारा हेडिंग था ना सेंसेक्स एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, उसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर 91, आफ्टर 91 new sectors like bank and financial, new sector like banks and financials have entered the index for the first time, for the first time
eroding predominance of manufacturing sector, eroding predominance of manufacturing sector. सी अगर हम ये चार्ट में देखें, अगर हम 2011 का कॉम्पोजिशन, यहां पे ठीक से दिखेगा नहीं, हम 2009 का कॉम्पोजिशन देखते हैं। सी आप लोग थोड़ा लिखने में थोड़ा सा स्पीड रखिए। बार बार मैं एक चीज रिपीट करूंगा तो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूं। न्यू सेक्टर्स लाइक बैंक एंड फाइनेंशियल्स हैव एंटर्ड द इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1991, eroding the predominance of manufacturing sector, eroding predominance of manufacturing sector. सी ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये ब्लू वाला पोर्शन फाइनेंशियल सेक्टर का पोर्शन है, रेड वाला पोर्शन आईटी सर्विसेज का पोर्शन है। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल और आईटी सर्विसेज का कॉम्पोजिशन देखें तो 2004 2005 उस दौर में ये बहुत कम था, लेकिन आज 2019 के अंदर फाइनेंशियल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो सेंसेक्स को डोमिनेट कर रही है। ठीक है, यही हम बताना चाहते हैं कि जो पहले सेक्टर्स जो डोमिनेट करते थे सेंसेक्स को, उनका रोल ग्रेजुअली कम हुआ है और नए सेक्टर्स ने उनकी जगह ली है। नए सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कौन कौन से हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल्स मेनली। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चला गया है, मतलब उसका रोल कम हो गया है, और आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर का रोल बढ़ गया है। ओके, इसका सीधा मतलब ये है, जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा ना, उसी पॉइंट के आगे एक लाइन लिखो। टुडेज सेंसेक्स is far less concentrated than the Sensex of 1980s and 1990s. Today's Sensex is far less concentrated than the Sensex of 1980s and 1990s. मतलब 1980s और 1990s के टाइम पे सेंसेक्स वॉज कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर की हेजिमोनी हुआ करती थी, and that sector was manufacturing and industrial sector. ठीक है, अभी डाइवर्सिफाई हो गया है सेंसेक्स, मल्टीपल सेक्टर्स ने एंट्री ले ली। ये इस ग्राफ से भी मालूम चल सकता है। अगर 1987 का टाइम देखें तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और मटेरियल्स उसका हेजिमोनी हुआ करता था। ठीक है, और बाकी सारे सेक्टर्स हुआ करते थे, लेकिन उनका जो कॉम्पोजिशन है सेंसेक्स के अंदर, इट यूज टू बी लेस। आज का अगर आप सेंसेक्स देखें तो सेक्टर वाइज इट इज डाइवर्सिफाइड। ठीक है, मल्टीपल सेक्टर्स ने सेंसेक्स के अंदर अपनी जगह बना ली। ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं, दैट इज नॉट ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस है इस लाइन का। कौन सी लाइन का? जो मैंने लिखवाई आपको, टुडे सेंसेक्स इज फार लेस कॉन्सेंट्रेटेड देन द सेंसेक्स ऑफ 1980s एंड 1990s। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसके अंदर। Today's Sensex is also more democratic. Today's Sensex is also more democratic. इस डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि
सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज है उसमें सबसे पहली कंपनी लार्जेस्ट कंपनी है और जो 30th कंपनी है वो स्मॉलेस्ट कंपनी है सेंसेक्स के हिसाब से, ठीक है। तो उस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कंपनी के बीच में गैप कितना है, गैप इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो अगर 1991 की बात करें तो लार्जेस्ट फर्म जो थी 1991 में सेंसेक्स के अंदर, इट वाज 100 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट फर्म। मतलब स्मॉलेस्ट फर्म की वैल्यू अगर 100 है तो लार्जेस्ट फर्म की वैल्यू 10,000 होती थी। तो गैप बहुत ज्यादा है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू में गैप अगर बहुत ज्यादा है तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू में गैप अगर कम है तो वो डेमोक्रेटिक है। 91 के टाइम पे इट वाज नॉट डेमोक्रेटिक, लेकिन 91 के बाद इट इज डेमोक्रेटिक, ठीक है। आगे लिखो, आफ्टर 1991, आफ्टर 1991 नॉट आफ्टर, आफ्टर की जगह इन 1991 लिखो। इन 1991 the largest firm on the index was roughly, in 1991 the largest firm on the index was roughly 100 times the smallest firm. Largest firm on the index was roughly 100 times the smallest firm in terms of market capitalization. Full stop. As of now the ratio is only 12. As of now the ratio is only 12. मतलब अगर लार्जेस्ट फर्म को कंपेयर करें स्मॉलेस्ट फर्म के साथ, सो लार्जेस्ट फर्म इज 12 टाइम्स द स्मॉलेस्ट फर्म, ठीक है। तो मतलब गैप कम हुआ है। हाँ, व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैं उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। Market capitalization is equals to number of shares of company। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोग निकाल रहे हैं उस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो सेंसेक्स के अंदर जो 30 कंपनीज होती है ना, टोटल 30 कंपनीज होती हैं 1 से लेके 30 तक। ये जो 30th कंपनी है इसका मार्केट कैप सबसे कम होगा और सबसे पहली कंपनी, लार्जेस्ट कंपनी जिसको हम कहते हैं, उसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा होगा। तो सेंसेक्स डेमोक्रेटिक है कि नहीं है ये कैसे मालूम चलता है? ये मालूम चलता है कंपैरिजन से कि भी ये स्मॉलेस्ट फर्म का मार्केट कैप कितना है और लार्जेस्ट फर्म का मार्केट कैप कितना है। ये मे यस, अभिषेक ने लिखा है कि रेशियो इज सब्जेक्टेड टू चेंज बिकॉज एज न्यू फर्म्स आर एंटरिंग द सेंसेक्स। सही बात है, न्यू फर्म्स सेंसेक्स में एंटर कर रही है, ये भी एक रीजन है। और मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म वेल्थ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है? जब लार्जेस्ट फर्म स्मॉलेस्ट फर्म की 100 टाइम्स है इन साइज, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट मींस वो लार्जेस्ट फर्म सारी की सारी वेल्थ को अक्यूमुलेट कर रही है और बाकी की कंपनीज के पास वेल्थ नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि वो गैप रिड्यूस हुआ है, द रेशियो इज रिड्यूसिंग, दैट मींस इट इज गेटिंग मोर डेमोक्रेटिक। मतलब वेल्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किसी एक कंपनी तक वेल्थ सीमित नहीं।
ठीक है, बाकी और मैं अगर कोई डाउट है बाद में हम बाद में बात करेंगे, एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद में। आई होप दिस इज क्लियर। सर्विस सेक्टर का रोल जो है वो सेंसेक्स में बढ़ता जा रहा है, एज वी ऑल नो कि भाई जीडीपी के अंदर भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली सेंसेक्स के अंदर भी बढ़ेगा। परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो 1991 में 96% सेंसेक्स का कॉम्पोजिशन जो था इट वाज मैन्युफैक्चरिंग एंड ओनली 4% वाज सर्विस सेक्टर। एज ऑफ नाउ 55% इज सर्विस सेक्टर एंड 45% इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ऐसा घुमा फिरा के आ सकता है कि सेंसेक्स के अंदर आज सबसे ज्यादा कंपनीज कौन सी है, सर्विस सेक्टर वाली है कि मैन्युफैक्चरिंग वाली है? तो आपको ये पता होना चाहिए, सर्विस सेक्टर वाली है। 1991 के टाइम पे कौन सी थी? मैन्युफैक्चरिंग वाली। बस यही इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसा भी आ सकता है कि पोस्ट 1991 कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सेंसेक्स इज डिक्रीजिंग, तो वो बात सही है, वो मैंने लिखवा लिया है आपको। ये भी स्टेटमेंट आ सकता है कि सेंसेक्स इज गेटिंग मोर डेमोक्रेटिक, तो वो बात भी सही है, वो भी हमने लिख लिया है। फिर वो जो हमने हेडिंग लिखा था ना, सेंसेक्स एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, उससे उस वो पोर्शन खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट आप एक पॉइंट लिखिए रिगार्डिंग हर्फिनडाल इंडेक्स। द स्पेलिंग इज HERFINDAHL, हर्फिनडाल इंडेक्स। ये मैंने यहां पे जो रेड पोर्शन से मार्क किया हुआ है ना, वो HERFINDAHL, हर्फिनडाल इंडेक्स। लिखो हर्फिनडाल इंडेक्स क्या होता है। इट एनालाइजेस it analyzes degree of competition, it analyzes degree of competition between two sectors, between two sectors। ठीक है, हर्फिनडाल इंडेक्स बेसिकली रिलीज किया जाता है और निकाला जाता है जस्ट टू चेक कि अगर हम दो सेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं तो उन दो सेक्टर के बीच में कंपटीशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड इट रिवील्स, आगे लिखो, इट रिवील्स concentration, it reveals concentration in different sectors, concentration in different sectors। तो पहले क्या लिखा हमने, इट एनालाइजेस कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, एंड दूसरा लिखा हमने आगे ही, इट रिवील्स concentration in different sectors, it reveals concentration in different sectors। मतलब बेसिकली ये हर्फिनडाल इंडेक्स है, ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि अगर हम दो सेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस से एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है?
तो क्या ये दोनों सेक्टर्स आपस में ठीक से कॉम्पीट कर पा रहे हैं? ये दो सेक्टर्स आपस में ठीक से कॉम्पीट कर पा रहे हैं? कॉम्पीट करने का मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि हम एक सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं है कि इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट किसी एक सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रही है कंपेयर टू द अदर। ठीक है, तो ये कंपेयर किया जाता है हर्फिंडाल इंडेक्स में। हर्फिंडाल इंडेक्स हमें एक और चीज बताता है कि अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो क्या आईटी सेक्टर में कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी एक कंपनी की हेजिमोनी तो एस्टैब्लिश नहीं हो रही है आईटी सेक्टर में। ठीक है, तो दो सेक्टर को कंपेयर करता है एंड सेक्टर के अंदर इंट्रा सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो भी कंपेयर करता है। ठीक है, बस इतनी चीज काम की, थोड़ा टेक्निकल है, एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो यू मस्ट बी अवेयर कि क्या है ये हर्फिंडाल इंडेक्स। इट इज रिलीज बाय एज सच, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो इसको रिलीज करता है। ठीक है, तो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है इसके। आई होप यहां तक हम लोग क्लियर हैं। अब ऑब्वियसली अगर आपको कोई पूछे कि भाई प्रो क्रोनी पॉलिसी और प्रो बिजनेस पॉलिसी में से अच्छी कौन सी रहती है, अगर आपको कोई पूछे कि प्रो क्रोनी पॉलिसीज और प्रो बिजनेस पॉलिसीज में से अच्छी कौन सी रहती है, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलेंगे? प्रो बिजनेस पॉलिसीज। ठीक है, क्योंकि प्रो बिजनेस पॉलिसीज लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करती है सबके लिए, मेनली बिटवीन इनकम्बेंट्स एंड न्यू प्लेयर्स, प्रो बिजनेस। जबकि प्रो क्रोनी पॉलिसीज जो है वो इनकम्बेंट्स को फेवर करती है। और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो फॉस्टर होता है वो किससे होता है? वो प्रो बिजनेस पॉलिसीज से होता है। ठीक है ना? ओके, ये एक छोटा सा एनालिसिस है बिटवीन प्रो बिजनेस एंड प्रो क्रोनी पॉलिसीज। अगर आप चाहें तो इस एनालिसिस को नोट डाउन कर सकते हैं एज इट इज। ठीक है, एग्जाम के अंदर अगर प्रो बिजनेस और प्रो क्रोनी पॉलिसीज में कंपैरिजन आ जाता है मेंस के अंदर, तो आप एज इट इज ये पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, थोड़ी सी सांस ले लीजिए और ये पॉइंट अगर नोट डाउन करने हैं तो नोट डाउन भी कर लीजिए। आई विल एडवाइज यू कि नोट डाउन करिए। हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई, जैसे आपकी मर्जी। अगर आपको स्क्रीनशॉट सेव करना है स्क्रीनशॉट सेव कर लो, लेना है तो ले लो, वॉट एवर यू वांट। इतना लिखा है तो थोड़ा ये भी लिख लो। मेरा ये अनुमान है कि जितना ज्यादा हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं ना, ऐसे नोट्स वगैरह जितने ज्यादा हम लिखते हैं, उतना ही ज्यादा माइंड में वो चीज कॉन्क्रिटाइज होती है। तो स्क्रीनशॉट या कॉपी सेव कर लेना ये सब आप कर सकते हैं, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप उसको हाथ से अपने नोट में लिखें, तो माइंड में कॉन्क्रिटाइज हो जाएगी वो चीज। जितने ज्यादा हमारे सेंसेस यूज होते हैं इन द स्टडी प्रोसेस, उतना ही ज्यादा अच्छे से माइंड में वो चीज हमारे रहती है। ठीक है ना? इसीलिए नोट मेकिंग इज इंपॉर्टेंट। नोट मेकिंग का पर्पस एक तो रिवीजन का पर्पस है, वो तो ठीक है, लेकिन नोट मेकिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उससे आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अच्छे से याद कर पाते हैं। ओके, सो अगर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रो क्रोनी एंड वेल्थ डिस्ट्रक्शन। प्रो क्रोनी एंड वेल्थ डिस्ट्रक्शन। उसमें सबसे पहली लाइन लिखिए आप, इट इज अ कोट एंड दैट कोट सेज saving capitalism from the capitalist, saving capitalism from the capitalist। अब काफी अच्छा कोट है, इसके अंदर इसका मतलब यह है कि भाई कैपिटलिज्म पर से इज नॉट बैड, लेकिन कुछ कैपिटलिस्ट लोग क्या करते हैं कि वो प्रो क्रोनी पॉलिसीज को फेवर करते हैं और लॉबिंग वगैरह करके गवर्नमेंट से एडवांटेज ले लेते हैं इन पॉलिसीज। तो उसकी वजह से पूरे कैपिटलिज्म का नाम बदनाम होता है। ठीक है, कैपिटलिज्म इज बेसिकली मार्केट इकोनॉमी, कि मार्केट के भरोसे सब कुछ छोड़ दो। तो कुछ कैपिटलिस्ट्स की वजह से, कुछ क्रोनीज की वजह से हम लोग पूरे कैपिटलिज्म को खराब गिनते हैं। तो रघुराम राजन और लुइगी जिंगेल्स, इनकी एक बुक है और उसके अंदर इन लोगों ने हाईलाइट किया है कि कैपिटलिज्म को हमें कैपिटलिस्ट से बचाना है। ये एज इट इज आ सकता है आपके एसए में और जीएस पेपर 3 के अंदर भी। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट। इसका मतलब क्या होता है वो आगे आपको ग्रेजुअली मालूम चलेगा। तो अगर हम आप पहला चैप्टर याद करें, पहले चैप्टर के अंदर हमने कनेक्टेड फर्म्स की बात की थी, इफ यू रिमेंबर। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था अ कंपैरिजन बिटवीन कनेक्टेड फर्म्स इंडेक्स एंड बीएसई 500 इंडेक्स। ठीक है, कनेक्टेड फर्म का इंडेक्स कौन सा था, कनेक्टेड फर्म कौन सी थी, वो मेनली क्रोनी फर्म्स जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छा है। जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छा नहीं है वो होती है नॉर्मल फर्म्स, दैट इज बीएसई 500 इंडेक्स। ठीक है, तो अगर कनेक्टेड फर्म इंडेक्स और बीएसई 500 इंडेक्स को हम कंपेयर करें तो 2011 से पहले connected firm index performed better than BSE 500 index, and after 2011 BSE 500 index is performing better than connected firm index। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जब प्रो बिजनेस पॉलिसीज बढ़ती हैं, जब लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है, उस जमाने में या उस दौर में ऐसी फर्म्स जो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड होती हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है। क्या कहा मैंने, अगर हम प्रो बिजनेस पॉलिसीज प्रमोट करते हैं, हम मतलब गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट प्रो बिजनेस पॉलिसीज परफॉर्म करती है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड असाइन करती है, तो जो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड फर्म्स हैं दे वोंट परफॉर्म वेल। क्योंकि पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड फर्म्स हमेशा से रिलाय किस पे करती है, अपने पॉलिटिकल कनेक्शन पे। वो कभी भी अपना बिजनेस प्रोसेस इंप्रूव करने में, एफिशिएंसी लाने में, इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान नहीं देती है। उनका सारा का सारा ध्यान कहां पे रहता है, जो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड फर्म्स हैं या जो क्रोनी फर्म्स हैं, उनका मेन ध्यान रहता है हमेशा पॉलिटिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में। तो वो हमेशा से यही ट्राई करती है कि कैसे अच्छे से अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश किए जाए, रादर देन फोकसिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन। ठीक है, तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा तो वो जो क्रोनी फर्म्स हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, दे वोंट परफॉर्म वेल। और यही डेटा हमारे पास ये कहता है। तो आपने हेडिंग दिया होगा, आई सपोज हेडिंग क्या दिया था हमने, ये प्रो क्रोनी एंड वेल्थ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके अंदर लिखिए, मैं जो लिखवाता हूं वो,
pro-crony policies foster inefficiency in the economy. Inefficiency in the economy. Beneficiaries of pro-crony policy, full stop के बाद, beneficiaries of pro-crony policies channelizes their energy beneficiaries of pro-crony policy channelizes their energy towards building political connections and rent seeking. Political connection and rent seeking. Rent seeking. Instead of growth through competition, efficiency and innovation. Instead of growth through competition, efficiency and innovation. Comma, thereby undermining economy's capacity for wealth creation. Thereby undermining economy's capacity for wealth creation. ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे क्या मतलब है ये लिखने का, और इकोनॉमिक सर्वे क्या कहना चाहता है? बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे इज ट्राइंग टू आर्ग्यू कि प्रो क्रोनी पॉलिसीज के जो बेनिफिशियरीज होते हैं, दे ऑलवेज फोकस देयर एनर्जी और दे ऑलवेज चैनलाइज देयर एनर्जी टुवर्ड्स बिल्डिंग पॉलिटिकल रिलेशनशिप. ठीक है, रादर देन फोकसिंग ऑन इनोवेशन, रादर देन फोकसिंग ऑन एफिशिएंसी, कंपटीशन, उन सब पे फोकस नहीं होता है. फोकस हमेशा क्या रहता है? फोकस हमेशा रहता है टुवर्ड्स रेंट सीकिंग थ्रू पॉलिटिकल कनेक्शंस. देखिए, मैं इतना सारा रिपीट नहीं कर सकता, आप थोड़ा सा फटाफट लिखने की हैबिट रखिए. मैं पहले भी कह चुका हूं. ठीक है, मैं फटाफट रिपीट करता हूं, आप चेक कर लीजिए कहां पे आपका मिस आउट हुआ है. ठीक है, beneficiaries of pro-crony policies channelize their energy towards building political connections instead of towards building political connection and rent seeking instead of growth through competition, efficiency and innovation. Growth through competition, efficiency and innovation, thereby undermining economy's capacity for wealth creation. Okay, see, इकोनॉमी की कैपेसिटी वेल्थ क्रिएशन के इंटेंशन से कम कैसे हो जाती है? अगर
प्रो क्रोनी पॉलिसीज फॉलो की जाती है, दैट मींस गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली ग्रांटिंग बेनिफिट टू अ फ्यू एंटरप्राइजेस। अब वो कुछ एंटरप्राइजेस हैं वो काम कर लेती हैं, वो थोड़ी बहुत वेल्थ भी क्रिएट कर लेती हैं, लेकिन जैसे ही प्रो बिजनेस पॉलिसीज मार्केट में आती है, जैसे ही हम एफडीआई वगैरह अलाउ करते हैं और उनको हम कंपटीशन से एक्सपोज करते हैं, वो प्रो क्रोनी कंपनीज उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाती है, बिकॉज उन्होंने कभी भी एफिशिएंसी, इनोवेशन, इन सब पे ध्यान दिया ही नहीं है। उन्होंने हमेशा ध्यान दिया है कि जस्ट टू बिल्ड अप पॉलिटिकल कनेक्शन, ठीक है ना। और तो जैसे ही उनको कंपटीशन से एक्सपोज किया जाता है, वो कंपनीज खत्म हो जाती है। और वेल्थ क्रिएशन इकोनॉमी की जेपार्डाइज इसलिए भी होती है क्योंकि सिर्फ कुछ कंपनीज को बेनिफिट दिया जा रहा है, बाकी सारी कंपनीज जो है वो लास्ट बेंच पे बैठी है, उनको कोई पूछता नहीं है। तो वेल्थ क्रिएट हो रही है लेकिन कुछ फ्यू कंपनीज ही क्रिएट करती है। और क्यूमुलेटिवली देखा जाए पूरी इकोनॉमी के अंदर, तो पूरी इकोनॉमी के अंदर इन टोटालिटी वेल्थ क्रिएशन बहुत कम होता है, ठीक है, कंपेयर टू प्रो बिजनेस पॉलिसीज। बिकॉज प्रो बिजनेस पॉलिसीज में बहुत सारी कंपनीज, प्रो बिजनेस पॉलिसीज में बहुत सारी कंपनीज वेल्थ क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ती है। रेंट सीकिंग क्या होता है? वेरी वैलिड क्वेश्चन, ठीक है, मैं ये समझाने वाला था। रेंट सीकिंग क्या होता है? आप, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और यू ऑक्यूपाई अ फिजिकल स्पेस परमानेंटली, तो आप उस प्रॉपर्टी से रेंट एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सपोज आपका एक बंगलो है जो आप यूज नहीं करते हैं, तो अगर आप उस बंगलो को यूज नहीं करते हैं तो आप वहां से रेंट एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, बिकॉज यू परमानेंटली ऑक्यूपाई दैट स्पेस, ठीक है, वो प्रॉपर्टी परमानेंटली आपकी है। कल उठ के अगर सरकार बोल दे कि भाई आपका कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा है, सरकार का, गवर्नमेंट का, तो क्या आप वहां से रेंट एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रेंट एक्सट्रैक्शन जो होता है उसका कॉनोटेशन नेगेटिव है। रेंट एक्सट्रैक्ट करना कभी भी पॉजिटिव नहीं माना जाता है, रेंट एक्सट्रैक्ट करने को हमेशा नेगेटिव नजरों से देखा जाता है। लेकिन फिर भी जहां पे प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होती है वहां पे रेंट सीकिंग होती है कि भाई अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को उस प्रॉपर्टी का हकदार बना दिया जाए और उसकी आने वाले पीढ़ी को भी उस प्रॉपर्टी का हकदार बना दिया जाए, तो वो वहां से रेंट एक्सट्रैक्ट करेगा ही। अब रेंट एक्सट्रैक्ट या रेंट इनकम जो होती है आपकी, वो कैसी होती है? इट इज अ पैसिव इनकम। यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी टास्क, लेकिन फिर भी आपको इनकम मिलती है, ठीक है। सो दैट इज रेंट सीकिंग, कि जब आपको कोई परमानेंट स्पेस दे दिया जाता है तो आप रेंट वसूल करना शुरू कर देते हैं विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, ठीक है ना। तो यहां पे रेंट सीकिंग कैसे होती है कि अगर हम किसी, हम मतलब गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करे और वो कंपनी, बिकॉज दैट कंपनी इज ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर प्लेस परमानेंटली इन गवर्नमेंट पॉलिसी, वो वहां से रेंट एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए विदाउट डूइंग एनी क्वालिटी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसको हम कहते हैं रेंट सीकिंग, ठीक है। ये रेंट सीकिंग ये प्रो क्रोनी कंपनीज कैसे करती है? क्योंकि गवर्नमेंट इन कुछ कंपनीज को परमानेंट स्पेस असाइन कर देती है अपनी पॉलिसीज में कि भाई आपको ये बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे सिविल एविएशन, तो सिविल एविएशन के अंदर अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि कुछ एग्जिस्टिंग कंपनीज ही रह सकती हैं, बाकी नई कंपनीज नहीं आ सकती है, तो फिर वो जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनको मालूम है कि वी आर ऑक्यूपाइंग दिस स्पेस परमानेंटली एंड देयर बाय दे स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग रेंट, मतलब हमारे से ज्यादा फेयर रिसीव करना शुरू कर देती है, एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। दैट इज रेंट सीकिंग। अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड असाइन करें सबको, तो वो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि भाई अगर हमने ठीक से काम नहीं किया या अगर हमने एग्जॉर्बिटेंट प्राइजेस चार्ज की कंज्यूमर से, तो नई कंपनीज मार्केट में आ जाएगी और हमारा पत्ता कट जाएगा, तब वो रेंट नहीं वसूलेगी। लेकिन अगर आप किसी को परमानेंट स्पेस दे देंगे, अगर आप किसी कंपनी को सिविल एविएशन में उसको ये भरोसा हो जाएगा कि भाई मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, तो फिर वो रेंट सीक करना शुरू कर देती है, ठीक है। रेंट सीकिंग का मतलब है अनड्यू बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज रेंट सीकिंग। ओके, रेंट सीकिंग के बारे में आपको कुछ लिखना है?
तो लिखिए 2-3 लाइन, मैं लिखवाता हूं। रेंट सीकिंग क्या होता है, 2-3 लाइन लिख लीजिए। When some companies are favored, when some companies are favored, in government policies, in government policies, comma, they start occupying a permanent space, they start occupying a permanent space in a particular sector, in a particular sector. Full stop. With that, they start, with that, they also start misusing that space for their personal gain, for their personal gain. And against the collective good, against collective good, मतलब वो सबका साथ सबका विकास या सबका भला, उससे हटके वो अपने पर्सनल गेन की तरफ ज्यादा ध्यान देने लग जाती है। दैट इज रेंट सीकिंग। ठीक है, ये रेंट सीकिंग आपको ब्यूरोक्रेसी में भी दिखता है। जब हम आज से अगर 5-10 साल 15 साल पहले की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी में कैसा था कि वंस अ ब्यूरोक्रेट ऑलवेज अ ब्यूरोक्रेट। इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो आप कितना भी करप्शन कर ले, कुछ भी कर ले, हाउएवर इनएफिशिएंट यू आर, आपकी जगह कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, वंस अ ब्यूरोक्रेट ऑलवेज अ ब्यूरोक्रेट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो ब्यूरोक्रेट को ये विश्वास हो जाता है कि मुझे मेरी जगह से हटाने वाला कोई नहीं है, देन दे स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग रेंट, दे स्टार्ट सीकिंग पर्सनल बेनिफिट। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी में भी रेंट सीकिंग हो सकती है जैसे इकोनॉमी के अंदर होती है। और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर अभी रिसेंटली लेटरल एंट्री शुरू की जा रही है। फिर रिसेंटली बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को बोला गया है कि अगर आप इनएफिशिएंट हैं तो आपको परमानेंटली रिटायर कर लिया जाएगा, कंपलसरी रिटायरमेंट। तो इन सब से क्या होता है कि वो जो ब्यूरोक्रेट है उसके मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि इफ आई विल नॉट परफॉर्म वेल देन आई may be thrown out of the bureaucracy and my space can get occupied by someone else. तो हमेशा ये डर होना चाहिए, चाहे वो एक बिजनेस हो, चाहे वो एक कंपनी हो, चाहे वो एक ब्यूरोक्रेट हो। ठीक है, तभी ये रेंट सीकिंग बंद हो सकती है। अगर आप किसी को परमानेंट स्पेस दे देंगे कहीं पे भी तो वो रेंट एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर लेगा। वैसा नहीं होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी डाउट है तो हम ये चैप्टर खत्म होने दीजिए, हम और डाउट लेंगे। ठीक है, तो हमने जो हेडिंग लिखा था उस हेडिंग के बारे में हमने बेसिकली मेन पॉइंट्स लिख लिए हैं। पूरा पैराग्राफ लिख लिया है एक्चुअली कि कैसे प्रो क्रोनी पॉलिसीज वेल्थ डिस्ट्रक्शन करती है। सी अगर हम कोल अलोकेशन की बात करें, मैं वो लिखवाऊंगा नहीं आपको, बट लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन यू कि क्या है कोल अलोकेशन का केस। सी कोल अलोकेशन के अंदर भी आप कहीं ना कहीं ये प्रो क्रोनी और प्रो बिजनेस पॉलिसीज को समझ सकते हैं। इंडिया में 2014 से पहले
का जो सिनारियो था कोल ब्लॉक अलोकेशन को लेके, उस फेज को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिशनरी अलोकेशन फेज। क्या कहते हैं? डिस्क्रिशनरी अलोकेशन फेज। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट के फॉर्म में बता देता हूं क्या है, यू विल गेट अ बेटर आइडिया। सो अगर कोल ब्लॉक की हम बात करें, सो कोल ब्लॉक के जो अलोकेशन होते थे उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। एक है बिफोर 2014 और दूसरा है आफ्टर 2014। अगर आपको याद हो तो 2013-14 के आसपास क्या आया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें जो एग्जिस्टिंग कोल ब्लॉक्स हैं, अराउंड 220 कोल ब्लॉक उसमें उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, उसमें से 214 ब्लॉक का अलोकेशन सुप्रीम कोर्ट ने एन्युअल कर दिया था, मतलब उसको रद्द कर दिया था। सो बिफोर 2014 क्या हुआ था, क्या होता था इंडिया में? सी प्रायर टू 1990s अगर देखें तो कोल का एक्सट्रैक्शन अलाउड था ओनली एंड ओनली कोल इंडिया लिमिटेड। लेकिन 1980s 1990s के बाद ग्रेजुअली प्राइवेट कंपनीज को कैप्टिव माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक अलोकेट करना हमने शुरू किया। हमने मतलब गवर्नमेंट ने। कैप्टिव माइनिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर आपका एक स्टील प्लांट है तो स्टील प्लांट के लिए कोल चाहिए, तो अगर आप अपनी फैक्ट्री के अंदर ही आपको अगर कोल एक्सट्रैक्ट करने की जमीन से परमिशन मिल जाए तो दैट इज कैप्टिव माइनिंग ऑफ कोल। ठीक है? तो बहुत सारी कंपनीज को, मेनली सीमेंट कंपनीज, आयरन एंड स्टील कंपनीज, इन और पावर कंपनीज, इन सबको कैप्टिव माइनिंग अलाउ की गई। इनको हमने कोल ब्लॉक अलॉट किया, हमने मतलब गवर्नमेंट ने। तो कोल ब्लॉक जो अलॉट किया जाता था 2014 से पहले, that coal block used to be, or that allocation used to be discretionary allocation। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या है? कमिटी बेस्ड। एक कमिटी फॉर्म की जाती थी और वो कमिटी डिसाइड करती थी कि किसको कोल ब्लॉक मिलेगा और किसको कोल नहीं मिलेगा। ठीक है? तो क्लियर कट यहां पे दिख रहा है आपको कि प्रो क्रोनी पॉलिसीज हैं, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है अगेंस्ट अदर कंपनीज, है ना? तो डिस्क्रिशनरी अलोकेशन होता है। बिफोर 2014 का केस है। 2014 में जब कोल ब्लॉक्स की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी तो गवर्नमेंट ने नए रूल्स फॉर्म किए। ऑब्वियसली बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने नए रूल्स फॉर्म किए और अभी ऑक्शन के थ्रू कोल ब्लॉक अलोकेशन होता है। कैसे होता है? ऑक्शन। जो कंपनी कोल के लिए ज्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसको कोल ब्लॉक अलोकेट कर देगी। सो ये जो डिस्क्रिशनरी वाला सिस्टम था ये पूरा का पूरा हट गया और ऑक्शन सिस्टम आ गया। तो ये डिस्क्रिशनरी सिस्टम जो है इसको हम कहते हैं प्रो क्रोनी, और ऑक्शन सिस्टम जो है इसको हम कहते हैं प्रो बिजनेस। ओके? तो अगर आपको ब्रीफली अपने नोट में ये चार्ट बनाना है बना लीजिए। एक्चुअली इंडिया में कैप्टिव माइनिंग कब से शुरू हुई, आप वो भी लिख लीजिए वहां पे कहीं पे। कैप्टिव माइनिंग शुरू हुई जून 1993 से विथ अमेंडमेंट इन कोल माइन एक्ट 1973। कोल माइन एक्ट 1973 जो था उसमें 1993 के अंदर अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के थ्रू प्राइवेट कंपनीज को कैप्टिव माइनिंग की परमिशन मिलने लगी। बट वो परमिशन कैसी थी? वो परमिशन कमिटी बेस्ड थी।
मतलब कमिटी, एक स्क्रीनिंग कमिटी फॉर्म की जाती थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी ऑफ कोल, और वो कमिटी डिसाइड करती थी कि किसको परमिशन मिलेगी कैप्टिव माइनिंग की और किसको नहीं मिलेगी। ठीक है, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक अलोकेशन कैंसिल कर दिया, एंड आफ्टर दैट हमने ऑक्शनिंग के रूल्स बनाए। ऑक्शनिंग के रूल्स इंडिया में कोल माइंस एक्ट 2015 से आए। कोल माइंस एक्ट 2015। कैप्टिव माइनिंग का मतलब होता है कि वेन एवर गवर्नमेंट ग्रांट्स यू परमिशन, इमेजिन यू आर एन इंडस्ट्री के जो स्टील मैन्युफैक्चर करती है, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोल की जरूरत पड़ती है। अब अगर कैप्टिव माइनिंग की परमिशन ना मिले तो यू हैव टू परचेज कोल फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड, बिकॉज पहले के जमाने में 1990 से पहले कोल एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड को मिलती थी और किसी को नहीं। ठीक है, तो अगर आपका स्टील प्लांट है तो आप चाहते हैं कि भाई आपके जहां पे आपका प्लांट है वहीं पे कोल की माइन एग्जिस्ट करती है, तो आप गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं कि सर मुझे ही माइनिंग करने दीजिए, मैं जो भी आपका ड्यूटी वगैरह है वो आपको पे कर दूंगा। तो गवर्नमेंट आपको परमिशन दे देती रही है फॉर कैप्टिव माइनिंग। ठीक है, कैप्टिव माइनिंग मींस फॉर पर्सनल यूज। आप उस कोल को सेल नहीं कर सकते, आप उस कोल को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज कैप्टिव माइनिंग। कुणाल लखानी ने लिखा है हेल्प भी एक एग्जाम्पल है। हाँ सही है, हेल्प का एग्जाम्पल अभी नया नया आया है। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसके तहत भी ऐसा ही कुछ किया जाता है। बिल्कुल, ये भी एक एग्जाम्पल है इसका। एंड जागृति ने लिखा है जजमेंट क्या है। जजमेंट वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जागृति, 2014 में आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने 218 में से 214 कोल ब्लॉक अलोकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैंसिल कर दिए थे। 1993 से लेकर गवर्नमेंट ने जो भी कोल ब्लॉक अलोकेशन किए थे वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिए। ठीक है, सिर्फ 4-5 कोल ब्लॉक अलोकेशन को वैलिड ठहराया और बाकी सारे कोल ब्लॉक अलोकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, कैप्टिव माइनिंग वाले। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई वो जो स्क्रीनिंग कमिटी के थ्रू कोल ब्लॉक अलोकेट किया जा रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं करप्शन होता है। दे आर प्रो क्रोनी पॉलिसीज। समझ में आ रहा है, प्रो क्रोनी पॉलिसीज। सो 2014 के बाद प्रो बिजनेस पॉलिसीज लाई गई ऑक्शनिंग के थ्रू। पहला वाला एक्ट था कोल माइंस एक्ट 1973, जिसको अमेंड किया गया 1993 में। कोल माइंस एक्ट 1973 उसको अमेंड किया गया 1993 में, और 1993 के बाद कैप्टिव माइनिंग के लिए परमिशन मिलने लगी प्राइवेट कंपनीज को। परमिशन कौन देता था? एक कमिटी फॉर्म की जाती थी, वो परमिशन देती थी। तो ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट खुद एक कमिटी फॉर्म कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका खुद का डिस्क्रिशन है कि जिसको चाहे उसको कोल ब्लॉक अलोकेट करे, जिसको ना चाहे उसको ना करे। ओके, सी भव्य, कंपनी कांट विन ऑक्शन, व्हाट शुड बी डन? सी अगर कंपनी ऑक्शन नहीं विन कर पा रही है तो देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग कंपनी कैन डू। ऑल्दो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है 2014 के बाद, कुछ स्पेसिफिक केसेस में डिस्क्रिशनरी अलोकेशन भी होते हैं। ठीक है, बट इन ओनली इन स्पेसिफिक केसेस। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत डू एंड डाई सिचुएशन है एंड वी डेस्परेटली नीड कोल, तो वहां पे डिस्क्रिशनरी अलोकेशन किया जा सकता है। ठीक है, बट नॉर्मल प्रोसेस क्या है? ऑक्शन, दैट इज इट। ओके, हम आगे आगे बढ़ते हैं। बाकी की बातें बातें हम करेंगे बाद में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, अभी दिल्ली दूर है। ओके, आप एक हेडिंग लिखिए। हेडिंग को आप नाम दीजिए
specific behavior of pro-crony beneficiary companies. Specific behavior of pro-crony beneficiary companies. Pro-crony beneficiary companies. इसके अंदर हम ये बात करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे ने भी इसके अंदर ये बोला है कि भाई अगर प्रो क्रोनी कंपनीज को आप स्टडी करें तो उसमें एक कॉमन पॉइंट दिखता है, ठीक है। तो आपको ये मालूम चल सकता है कि भाई ये प्रो क्रोनी कंपनी है और ये प्रो बिजनेस कंपनी है। ये आप उस कंपनी के एनालिसिस के थ्रू जज कर सकते हैं, और वो क्या है वो आप अभी रियलाइज करेंगे। सो प्रो क्रोनी कंपनीज डेलिबरेटली एक कुछ चीजें करती हैं जिससे आपको मालूम चल सकता है कि वो प्रो क्रोनी कंपनीज है, ठीक है। पहला पॉइंट, यूज ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या इंक्रीज्ड यूज ऑफ, ऐसा लिखिए, इंक्रीज्ड यूज ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। increased use of related party transactions. रिलेटेड पार्टीज क्या होती है? रिलेटेड पार्टीज का मतलब होता है कि इफ आई एम रिलायंस इंडिया लिमिटेड और मेरी एक रिलेटेड पार्टी है रिलायंस मॉरिशस लिमिटेड, तो अगर रिलायंस इंडिया लिमिटेड इज अ बेनिफिशियरी ऑफ डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट या प्रो क्रोनी पॉलिसीज इन जनरल, तो वो रिलायंस इंडिया लिमिटेड क्या करेगी कि जो भी पैसा उसने कमाया प्रो क्रोनी पॉलिसीज के थ्रू, उस पैसे को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी अपनी रिलेटेड पार्टीज में। ऐसा वो इसलिए करती है बिकॉज अगर सपोज आने वाले टाइम में अगर ऑथोरिटीज को मालूम चल जाए कि प्रो क्रोनी पॉलिसीज की बेनिफिशियरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो वो पैसा रिलायंस के पास होगा ही नहीं। तो रिलायंस अपने हाथ खड़े कर सकते कि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, आई एम नॉट द बेनिफिशियरी, ठीक है। क्योंकि रिलायंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पैसे डाइवर्ट कर देती है टू हिज और हर रिलेटेड पार्टी। समझ में आया रिलेटेड पार्टी का मतलब? रिलेटेड पार्टी का मतलब होता है कि कॉमन ओनरशिप की जो कंपनीज होती है ना, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी होगी रिलायंस मॉरिशस लिमिटेड, ठीक है। तो वो लोग फंड डाइवर्ट कर लेते हैं इफ दे आर द बेनिफिशियरी। तो एक एनालिसिस कहता है कि जो कंपनीज प्रो क्रोनी पॉलिसीज के बेनिफिशियरीज हैं वो कंपनीज अपना फंड डाइवर्ट कर देती टू रिलेटेड पार्टी। सेकेंड पॉइंट, higher number of transactions, higher number of transactions with foreign entities and tax havens, higher number of transactions with foreign entities and tax havens। टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होती है हम सब लोग जानते हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज वो होती हैं कि जहां पे लोग अपना ब्लैक मनी पार्क करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज जो बेनिफिशियरी हैं प्रो क्रोनी पॉलिसीज की, वो लोग क्या करते हैं, उनको मालूम होता है कि भी आज सरकार हमारे फेवर में है, आने वाला टाइम हो सकता है कि जब गवर्नमेंट हमारे फेवर में ना हो, आने वाली गवर्नमेंट हमारे फेवर में पॉलिसीज ना बनाए, तो जो भी पैसे कमा रहे हैं हम, वो आगे बिजनेस डेवलपमेंट में इन्वेस्ट ना करके दे इंडल्ज इन ट्रांजैक्शंस विद टैक्स हेवन। वो अपने पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं टू सम फॉरेन एंटिटीज और टू सम टैक्स हेवंस, ठीक है ना। क्योंकि जो बंदा मेहनत से पैसे कमाता है वो उस पैसे को इन्वेस्ट करता है इन फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, लेकिन ये पैसा मेहनत का नहीं है। ये पैसा कैसा है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज फॉर्म की और उस पॉलिसीज से आपने वो बेनिफिट एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है ना। तो दे इंडल्ज इन ट्रांजैक्शंस विद फॉरेन एंटिटीज एज वेल एज टैक्स हेवन कंट्रीज। नेक्स्ट, high amount of director expense, director compensation, high amount of director compensation
and consulting expenses. Higher amount of director compensation and consulting expenses. See, if you are a company, या आप एक कंपनी में डायरेक्टर हैं और आप अगर कंपनी के बिहाफ पे पॉलिटिकल कनेक्शंस एस्टैब्लिश करते हैं और गवर्नमेंट को कंपेल करते हैं टू फ्रेम पॉलिसीज इन द बेनिफिट ऑफ कंपनी, तो ऑब्वियसली आप कंपनी को ये बोलेंगे कि भाई मैंने कंपनी के लिए इतना अच्छा काम किया है, तो कंपनी शुड प्रोवाइड मी हायर अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। तो जो कंपनी प्रो कोरोनी पॉलिसीज की बेनिफिशियरीज होती हैं, वो अपने डायरेक्टर को ज्यादा कॉम्पेंसेशन, ज्यादा सैलरी प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि कंपनी इज एन एंटिटी, बट कंपनी का कोई फेस होता है ना, तो कंपनी का फेस है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर जब पॉलिटिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, पॉलिसीज फ्रेम करवाता है कंपनी के फेवर में, तो ऑब्वियसली वो कंपनी से ज्यादा कॉम्पेंसेशन वसूल करता है। एंड अगर डायरेक्टर के थ्रू आप पॉलिटिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे एंटिटीज हैं जो कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है, जिसको हम लॉबिंग एंटिटी कहते हैं। दे डू लॉबिंग। और वो लॉबिंग का मतलब क्या होता है? वो ऑब्वियसली कंपनी के मैनेजमेंट और पॉलिटिशियंस के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करवाती है। ठीक है ना? तो अगर आप प्रो क्रोनी पॉलिसीज के बेनिफिशियरीज हैं, तो आइदर यू विल पे अ हायर अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और यू विल पे अ कंसल्टिंग एक्सपेंस टू दैट लॉबिंग एंटिटी। कंसल्टिंग का मतलब है कि इमेजिन आप एक कंपनी है और आपको गवर्नमेंट से कुछ फेवर चाहिए, आपका गवर्नमेंट में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, मैंने एक कंपनी बनाई है और मैंने एक एंटिटी बनाई है, और मेरी एंटिटी सिर्फ काम यही करती है कि भी पॉलिटिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। आपने वो नीरा राडिया का नाम सुना होगा। नीरा राडिया टेप्स आई थी बीच में, पता है, आज से 5-6 साल पहले। तो वो नीरा राडिया की जो कंपनी है, वो यही काम करती है। क्या करती है? लॉबिंग करना। लॉबिंग क्या होता है? ऑन समवन एल्सेस बिहाफ आप मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट में जैक लगाते हैं। ठीक है? दैट इज लॉबिंग, और उसके लिए आपको कंसल्टिंग एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं। सी, बाकी के डाउट मैं लूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है? अभी चैप्टर खत्म होने आया है, एक बार चैप्टर खत्म कर लेते हैं, फिर हम डाउट लेंगे बहुत सारे। आप डाउट अपने नोट डाउन करके रखिए, हम वो डाउट कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन फर्म प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। ग्रेजुअल डिक्लाइन इन फर्म प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। Gradual decline in firm productivity and performance. Because of Dutch disease. Because of Dutch disease. अब ये डच डिजीज क्या होता है, ब्रैकेट में लिखो। When firms get free resources, when firms get free resources, they divert their efforts. They divert their efforts towards tunneling of that windfall gain. Towards tunneling of that windfall gain, instead of productive business activity. Instead of productive business activity.
सी फिर से वो कोल ब्लॉक अलोकेशन को याद कीजिए। उस कोल ब्लॉक अलोकेशन में अगर आप कमिटी बेस्ड अलोकेशन के बेनिफिशियरी हैं, और इसका मतलब है कि आप प्रो क्रोनी पॉलिसी के बेनिफिशियरी हैं, तो मतलब आप बिना कुछ किए आपको इतना सारा कोल मिल गया, तो आप क्या करेंगे? आप उस कोल से जो बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो विंडफॉल गेन आपको हुआ, आप क्या करेंगे? आप उसको टनल करेंगे कहीं टैक्स हेवन में, या किसी और रिलेटेड पार्टी के वहां पे फंड ट्रांसफर कर देंगे, रादर देन इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्टिव बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपने मेहनत करके कोई पैसा कमाया है, तो आप उसको बिजनेस एक्टिविटी में यूज करेंगे, ठीक है ना, उसको फर्दर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इफ यू आर बेनिफिशियरी ऑफ प्रो क्रोनी पॉलिसीज, तो रादर देन यूजिंग दैट मनी फॉर प्रोडक्टिव बिजनेस एक्टिविटी, यू विल चैनलाइज दैट फंड टू सम टैक्स हेवन, ठीक है। इसको हम कहते हैं डच डिजीज। तो इसका मतलब यह है कि जो जो प्रो क्रोनी पॉलिसीज के बेनिफिशियरीज हैं, उनका आने वाले टाइम में प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस ग्रेजुअली गिरता रहता है, अगर हम उनका लॉन्गर लाइफ स्पेन देखें तो, क्योंकि उन्होंने कभी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट किया ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो एंड मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। रिस्क लेस रिटर्न एंड द केस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट। हेडिंग क्या देंगे हम? रिस्क लेस रिटर्न एंड द केस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट। पहले विलफुल डिफॉल्ट क्या होता है उसकी एक डेफिनेशन लिख लो। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, a willful defaulter is a firm, a willful defaulter is a firm or a person, a firm or a person which has defaulted, which has defaulted in meeting its repayment obligation, despite of having, who has defaulted in meeting its repayment obligation despite of having the capacity to do so, despite of having the capacity to honor the obligation, despite of having the capacity to honor the obligation. Full stop. Even if, even if a person or a firm even if a person or a firm uses the fund for the purpose, uses the fund for purpose, uses the fund for a purpose other than what is sanctioned by lender, other than what is sanctioned by lender,
comma, siphons the money to related party, siphons the money to related party, or removes the asset used to secure the loan, or removes the asset to secure the loan, removes the asset used to secure the loan, it can be branded as willful defaulter. It can be branded as willful defaulter. तो अगर हम मोटा मोटी देखें विलफुल डिफॉल्टर कौन है, ठीक है। सो विलफुल डिफॉल्टर एक वो आदमी है या वो फर्म है कि जिसके पास रीपेमेंट का कैपेसिटी है, उसके पास इनकम सोर्स है, उसके पास असेट्स है, वेल्थ है, लेकिन फिर भी वो रीपे नहीं करता है बैंक को उसका लोन, तो वो विलफुल डिफॉल्टर है। दूसरा, वो पर्सन या वो फर्म जिसने उस पैसे को यूज किया फॉर अ पर्पस अदर देन व्हाट वाज सैंक्शनड बाय लेंडर। सपोज लेंडर ने अदानी को पैसे दिए हैं इंडिया में कोल माइन बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो उस पैसे से कोई दूसरे बिजनेस में चले जाते हैं, लेट अस से वो अदानी शांतिग्राम नाम की प्रॉपर्टी बना देते हैं उस पैसे से, सो दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट, ठीक है। या फिर वो उस पैसे को साइफन ऑफ कर देते हैं, अपने किसी दूसरी कंपनी में या भाई बंधु में ट्रांसफर कर देते हैं, वो भी विलफुल डिफॉल्ट है। या फिर वो उस असेट को सेल कर देते हैं जिस असेट को यूज किया जाता है टू सिक्योर द लोन। इमेजिन करिए आपने अपने घर को गिरवी रख के बैंक से पैसा उठाया, ठीक है, अब लोन आपने पूरा रिपे नहीं किया है, लेकिन वो घर आपने किसी और को बारों बार बेच दिया विदाउट द नॉलेज ऑफ बैंक, then that is also a case of willful default. एग्जाम पर्सपेक्टिव से दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई इन सबको हम विलफुल डिफॉल्टर कंसिडर कर सकते हैं। सी अगर आप ये चार्ट देखें तो ईयर बाय ईयर अमाउंट ओड बाय विलफुल डिफॉल्टर इट इज राइजिंग। मतलब जो लोग बैंक से लोन देते हैं, लोन लेते हैं और जानबूझ के पैसे नहीं देते हैं, द विलफुल डिफॉल्टर्स, दैट अमाउंट इज राइजिंग ईयर बाय ईयर। 2011 के टाइम पे इट वाज अराउंड 18,000 करोड़ और आज 2018 जब आ गया है तो अमाउंट कितना है, अराउंड 1,35,000 करोड़, ठीक है। सो विलफुल डिफॉल्टर बैंक को 1,35,000 करोड़ का चूना लगा चुके हैं अभी तक, एंड इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर हम एक पर्सपेक्टिव में देखें कि भाई कितना वेल्थ विलफुल डिफॉल्टर साइफन ऑफ कर चुके हैं इकोनॉमी से। सी बेसिकली अगर कोई पर्सन लोन लेता है और जानबूझ के उस लोन को रीपे नहीं करता है डिस्पाइट ऑफ हैविंग द कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं विलफुल डिफॉल्ट, इसका सीधा मतलब यह है कि उन लोगों ने इकोनॉमी से उतनी वेल्थ इरोड कर ली है। दैट इज नथिंग बट इरोजन ऑफ वेल्थ जो हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू 2018 नंबर्स, इंडिया में 1,40,000 करोड़ जितने रुपए की वेल्थ इरोड हो चुकी है बिकॉज ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स, ठीक है। मतलब इकोनॉमी को उतना नुकसान हो चुका है। अगर आप उसको पर्सपेक्टिव में देखें तो वो पर्सपेक्टिव आपको यहां से मालूम चलेगा। Look at figure 18 on your screen. Wealth destroyed by willful defaulters in comparison to union budget allocation. अब willful default का नंबर है 1,36,000 करोड़, ठीक है। इंडिया का रूरल डेवलपमेंट का बजट है एक साल का 1,15,000 करोड़। इंडिया की फर्टिलाइजर सब्सिडी है एक साल की 70,000 करोड़। मनरेगा स्पेंडिंग है 55,000 करोड़।
हेल्थ एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन के लिए स्पेंडिंग है 1,38,000 करोड़। तो अगर हेल्थ एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन का एग्जांपल लें, तो जितना हम लोग हेल्थ एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन में एक साल में स्पेंड करते हैं, उतनी अमाउंट की वेल्थ विलफुल डिफॉल्टर इकोनॉमी से निकाल के ले जा चुके हैं। तो मतलब द सिनारियो इज ग्रेव, द सिचुएशन इज इंटेंस। ठीक है, अगर ये 1,36,000 करोड़ इकोनॉमी में ही रहते, बैंकिंग सिस्टम में ही रहते, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमी को उसका इतना ज्यादा बेनिफिट मिल सकता था। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज जस्ट टू गिव यू द पर्सपेक्टिव। जितना हम हेल्थ एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन में एक साल में स्पेंड करते हैं, उतना अमाउंट का इंडिया में विलफुल डिफॉल्ट हो चुका है। ठीक है, अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखें विलफुल डिफॉल्ट, तो हाईएस्ट है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में, उसके बाद हमें देखने को मिलता है मटेरियल सेक्टर में, उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो हर सेक्टर में विलफुल डिफॉल्ट है। ठीक है, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इंपॉर्टेंट। तो यू शुड हैव एन आइडिया कि विलफुल डिफॉल्ट की वजह से इकोनॉमी का वेल्थ इरोजन होता है एटलीस्ट। ठीक है, ये आइडिया आपको होना चाहिए। फिर एक हेडिंग दो, सब हेडिंग, और उस हेडिंग का नाम लिखो। उस हेडिंग का नाम है 3 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स इन इंडिया। क्या नाम है? 3 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स इन इंडिया। थ्री डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ विलफुल डिफॉल्टर इन इंडिया, मतलब आप, जैसे हमने देखा था कि बिहेवियर ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ प्रो क्रोनी पॉलिसीज, मतलब अगर कोई प्रो क्रोनी पॉलिसी का बेनिफिशियरी है तो वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस में इंडल्ज करता है, जिससे हमें मालूम चल सकता है कि दैट पर्सन और दैट कंपनी इज अ बेनिफिशियरी ऑफ प्रो क्रोनी पॉलिसी। सेम मैनर में अगर कोई पर्सन विलफुल डिफॉल्टर होने वाला है, तो उसके साइंस हमें पहले ही मालूम चल जाते हैं, द सिग्नल्स। ठीक है, पहला सिग्नल क्या है? पहला पॉइंट लिखो, दे टेंड टू बी दे टेंड टू बी मोर ओपेक दे टेंड टू बी मोर ओपेक, OPAQUE, OPEC. They tend to be more opaque than both non-defaulters and genuine distress defaulters. And genuine distress defaulters. So पहला पॉइंट लिखा हमने, they tend to be more opaque than both non-defaulters and genuine distress defaulters. Genuine distress defaulters. इसका मतलब क्या है कि विलफुल डिफॉल्टर जो है वो अपने ऑडिट रिपोर्ट्स में, वो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें वो लोग छुपाते हैं। एक होता है ना ट्रांसपेरेंसी, और उसका ऑपोजिट होता है ओपेकनेस। तो विलफुल डिफॉल्टर जनरली ओपेक होते हैं, वो अपना सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करते हैं, दे आर नॉन ट्रांसपेरेंट, कंपेयर टू ऐसे लोग जो डिफॉल्ट नहीं करने वाले हैं, या फिर ऐसे लोग कि जो जेन्युइन बंदे हैं, मतलब जेन्युइनली दे आर फेसिंग लॉसेस और इसीलिए वो डिफॉल्ट करने वाले हैं। तो उनके कंपेयर में विलफुल डिफॉल्टर ज्यादा ओपेक होते हैं, ज्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, promoters of willful defaulting firm pledge
pledge, PLEDG, pledge, on an average 50% of shareholding, on an average 50% of their shareholding to lenders, to lenders. क्या लिखा हमने? Promoters of willful defaulting firms on an average pledge almost 50% of their shareholding to lenders. मतलब प्रमोटर कौन होता है? जो उस कंपनी को स्टार्ट करता है. फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटर कौन है अभी फिलहाल? मुकेश भाई. ठीक है. अब अगर वो विलफुल डिफॉल्ट करने वाले हैं तो उसका साइन पहले ही मिल जाएगा. अगर उन्होंने अपने 50% शेयर्स रिलायंस के जो उनके पास हैं उसमें से 50% शेयर अगर उन्होंने बैंक या किसी और लेंडर को प्लेज कर दिए, मतलब गिरवी रख लिए, खुद के शेयर्स गिरवी रख के फिर लोन उठाया है कंपनी के नाम पे. ठीक है. इमेजिन XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी है जो मैंने खुद बनाई है. ठीक है. अब उसके अंदर मेरे 75% शेयर होल्डिंग है. अब मेरी जो शेयर होल्डिंग है उसका 50% से भी ज्यादा मैं किसी बैंक के पास मॉर्गेज रख देता हूं मेरे शेयर्स, और बैंक को बोलता हूं कि भाई आप इन शेयर्स को एज अ लियन रख के, एज अ मॉर्गेज असेट रख के आप लोन दीजिए कंपनी को. तो मतलब कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मेरा विलफुल डिफॉल्ट करने का पक्का इरादा है, मेरा यानी मेरी कंपनी का. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अगर मैंने अपनी ही कंपनी के शेयर मॉर्गेज किए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर का प्राइस है 1000 रुपए करंटली, तो बैंक ने जब वो शेयर्स मॉर्गेज लिए तो 1000 रुपए का शेयर प्राइस है, तो उसके हिसाब से बैंक ने कंपनी को लोन दिया मेरे शेयर्स की गारंटी पे. अब मैंने बैंक से लोन उठाया, मैं वो पैसे कंपनी के नाम पे लेकर मैं कंपनी में से टैक्स हेवंस में अपनी रिलेटेड पार्टीज में वो फंड डाइवर्ट कर देता हूं, और बाद में बैंक को बोलता हूं कि भाई अब कंपनी के पास कोई पैसा नहीं है आपको आपका लोन वापस देने में. मतलब मैं अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना चाहता हूं. अब बैंक को लगता है कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिकॉज बैंक के पास शेयर्स पड़े हैं, लेकिन वो 1000 रुपए का शेयर जब कंपनी डिफॉल्ट करती है ना तो कंपनी की वैल्यू या प्रेस्टीज मार्केट में गिर जाती है. वो 1000 रुपए का शेयर आज 2 रुपए का भी नहीं है मार्केट में. तो जब बैंक वो शेयर सेल करने जाएगी मार्केट में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा. ठीक है. तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है. क्लासिक एग्जांपल इज विजय माल्या. विजय माल्या ने अपने किंगफिशर के शेयर्स और इवन अपने किंगफिशर की ब्रांड को मॉर्गेज करके बैंक से लोन उठाया था. तो उन्होंने, भाई साहब ने क्या किया कि किंगफिशर का पैसा डाइवर्ट कर लिया अलग अलग अपने लग्जरी एसेट्स में और अलग दूसरी कंपनीज में. तो जब बैंक वाले किंगफिशर के शेयर्स जो माल्या ने मॉर्गेज किए थे वो जब सेल करने निकले मार्केट में तो 1000 रुपए के शेयर की वैल्यू 2 रुपए भी नहीं थी. ठीक है. तो बैंक को बहुत बड़ा नुकसान होता है ऐसे केसेस में. अब आप ये बोलेंगे कि सर ऐसा बैंक वाले क्यों करते हैं, जब उनको मालूम है कि अगर डिफॉल्ट होगा तो शेयर के प्राइसेस गिर जाएंगे और शेयर्स को बेच के कुछ भी हासिल नहीं होगा. तो पहले क्या है कि बैंक मैनेजमेंट और कंपनीज का कॉल्यूजन बहुत होता था, तो इस कॉल्यूजन की वजह से, सांठगांठ की वजह से बैंक वाले ऐसा अलाउ करते थे. बट अभी आरबीआई की क्लियर कट गाइडलाइंस है, फिजिकल असेट को ही एज अ मॉर्गेज लेना है, ऐसी शेयर्स वगैरह या ब्रांड इन सबको मॉर्गेज लेके लेंडिंग नहीं की जा सकती. ठीक है. अगर कोई डाउट है आपको इस बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैंने समझा दिया है क्या होता है. थर्ड पॉइंट, दे इंडल्ज. दे इंडल्ज. दे मतलब कौन? विलफुल डिफॉल्टर्स. दे इंडल्ज in large amount of loans. They indulge in making large amount of loans to related parties. To related parties. They indulge in large amount of making large amount of loans to related parties. See, होता क्या है कि अगर मेरी 4 कंपनीज हैं, मैंने XYZ लिमिटेड नाम की मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी के नाम पे मैंने अगर लोन उठाया
उस कंपनी ने लोन उठाया, और अगर उस कंपनी का इरादा है विलफुल डिफॉल्ट करने का, तो वो कंपनी क्या करती है, अपनी रिलेटेड पार्टीज को लोन दे देती है उस पैसे में से। XYZ लिमिटेड ने SBI बैंक से लोन उठाया, और उस XYZ लिमिटेड ने वो लोन का पैसा किसी और कंपनी को लोन दे दिया, जो अपनी ही कंपनी है, दूसरी कोई कंपनी। तो ऐसे केसेस में विलफुल डिफॉल्ट होने का चांस बढ़ जाता है। सी जो पर्सन या जो कंपनी जेन्युइनली डिस्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस मतलब उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है, उसको लॉसेस हो रहे हैं और इसीलिए वो लोन नहीं रिपे कर पा रही है, तो जो कंपनी जेन्युइनली डिस्ट्रेस में है, वो कंपनी कभी भी अपने रिलेटेड पार्टीज को लोन नहीं देगी, उल्टा वो उनसे लोन लेगी। समझ में आ रहा है? अगर आप जेन्युइनली प्रॉब्लम में हैं, तो आप दूसरों को लोन नहीं बांटते फिरेंगे ना, आप दूसरों से लोन लेंगे। तो जो जेन्युइन डिफॉल्टर्स होते हैं वो हमेशा दूसरों से लोन लेते हैं, लेकिन जो विलफुल डिफॉल्टर होते हैं वो दूसरों को लोन देते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट है जो दर्शाते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स का बिहेवियर। ठीक है ना, और सिग्नल्स भी से, कि भाई इन 3 पॉइंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये विलफुल डिफॉल्ट कर सकता है। सी कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, आप पेशेंस रखिए, हम मैं ये चैप्टर खत्म होने ही वाला है और हम बहुत सारे डाउट्स कवर करेंगे आराम से, टाइम ही टाइम है अपने पास। ठीक है, रामायण 9 बजे आने वाला है, उससे पहले हमारे पास बहुत टाइम। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एक अच्छा सा पॉइंट विलफुल डिफॉल्ट के बारे में। यूजुअली यूजुअली most policies of government tries to redistribute usually most policies of government tries to redistribute wealth from rich to poor, from rich to poor. Willful default achieves the opposite. Willful default achieves the opposite. क्या लिखा हमने? While most government policies tries to redistribute wealth from rich to poor, willful default achieves the opposite. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो इनइक्वालिटी कम करने के लिए क्या करती हैं, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, फ्रॉम रिच टू पुअर। लेकिन विलफुल डिफॉल्ट जब होता है तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, बट कैसे? इन द ऑपोजिट फैशन, फ्रॉम पुअर टू रिच, पुअर टू रिच। क्योंकि गरीब लोग होते हैं जो बैंक में पैसे सेव करते हैं, वो पैसे से किसी रिच आदमी को लोन दिया जाता है और फिर वो पैसा लेके भाग जाता है। सो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रही है, बट फ्रॉम पुअर टू रिच। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सब हेडिंग, प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय विलफुल डिफॉल्ट। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय विलफुल डिफॉल्ट। अगर विलफुल डिफॉल्ट बहुत बढ़ जाता है इकोनॉमी के अंदर, तो उससे क्या क्या दूसरी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय विलफुल डिफॉल्ट। पहला पॉइंट लिखो, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। फॉर जेन्युइन बिजनेसेस, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर जेन्युइन बिजनेसेस। ऐसा क्यों होता है? जो जेन्युइन बिजनेसेस होते हैं उनके लिए भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाती है।
व्हाई? इट मेनली हैपन्स बिकॉज अगर एक बैंक के साथ बहुत सारे लोगों ने विलफुल डिफॉल्ट किया है, तो वो बैंक जब आने वाले टाइम में लोन्स देगी तो वो अपना जो लॉस है उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी, ठीक है? तो उसकी वजह से दैट बैंक विल चार्ज अ हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर बोरोवर, ठीक है ना? तो विलफुल डिफॉल्ट जितना ज्यादा होता है उतना ही कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब इंटरेस्ट रेट। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इसलिए भी बढ़ता है, हम कह सकते हैं, बिकॉज रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है? बैंक हमेशा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है प्रोपोर्शनेट टू रिस्क फैक्टर्स। जितना ज्यादा रिस्क उतना ही ज्यादा बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सो अगर विलफुल डिफॉल्ट बढ़ते हैं, दैट मींस रिस्क इन लेंडिंग इज गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाय डे, एंड दैट इज व्हाई बैंक विल इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाता है दूसरे लोगों के लिए भी, ठीक है? सेकेंड पॉइंट लिखो। it the higher cost of borrowing, the higher cost of borrowing, the higher cost of borrowing may force genuine borrowers to exit market. Higher cost of borrowing may force genuine borrowers to exit the market, comma, leaving the cronies, leaving the cronies only। मतलब मार्केट में सिर्फ क्रोनीज बच जाएंगे और जो जेन्युइन लोग होंगे वो मार्केट को छोड़ के निकल जाएंगे। full stop। it may lead to market failure, it may lead to market failure, and thereby slow economic growth, slow economic growth, lower employment, and lower wealth creation, and lower wealth creation।